अदानी अंबानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर निशाना। इसी पर सियासत गर्म है। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देकर मामला और गर्मा दिया है। सुनिए जरा ये आर पार सीधे। जरा ये साझा घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। तो अडानी अंबानी पर यह लड़ाई किसका टेम्पो हाई? चुनावी राजनीति में क्या लग रहा है अडानी अंबानी को लेकर जिस तरीके से आर पार शुरू हुआ है? प्रदीप जी। नहीं, देखिए, राहुल गांधी 5 साल से लगातार अडानी अंबानी को लेकर हमला कर रहे थे प्रधानमंत्री पर, और प्रधानमंत्री उसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे। एक तरह से मतलब आप देखिए नरेंद्र मोदी का पूरा पॉलिटिकल करियर देखिए, तो जितनी गालियां उनको मिली हैं, जितना अटैक उन पर हुआ है, शायद ही भारत के किसी नेता पर हुआ हो। तो इसलिए जो है वो लग रहा था लोगों को, बहुत से लोगों को लगने लगा था कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अच्छा। तो प्रधानमंत्री ने अपनी टाइमिंग चुनी। जब राहुल गांधी ने अडानी अंबानी के बारे में बोलना थोड़ा कम किया, तब उन्होंने ये सवाल उठाया। और मेरा ये मतलब हंच है, कोई जानकारी नहीं है, कि कोई ना कोई एक्शन होने वाला है। एक्शन किस पर होने वाला है? ये जो कैश चल रहा है चुनाव में उस पर। हाँ। तो कोई ना कोई एक्शन होने वाला है। अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि टेम्पो में भरकर नोट आ रहा है, तो भाई आप सरकार में हैं, आपके पास जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन होगी, तो सवाल उठेगा कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक्शन से पहले की तैयारी है। ये एक्शन से पहले की तैयारी है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात 8 मई को बोली ना, और राहुल गांधी ने अडानी अंबानी को लेकर 6 मई को भी निशाना साधा था। 8 मई को भी बोला झारखंड में। ठीक है, तो मतलब प्रदीप जी वाली जो बात है कि साहब ये कहीं ना कहीं सरकार के पास कोई सूचना है, और ये कहीं ना कहीं किसी बड़े एक्शन की तैयारी है काले पैसे पर चुनाव में। एक्शन तो चलिए, झारखंड में ही देखिए छापा पड़ा, 30-32 करोड़ रुपए बरामद हुआ, वो जो मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ। तो एक्शन तो ईडी और इनकम टैक्स का मतलब अपने तरीके से चल ही रहा है, जहाँ जहाँ उनको सूचना मिल रही है, जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी का जो वीडियो आपने सुना है, उसमें थोड़ा सा पिछला हिस्सा आपने सुना है नहीं, उसमें राहुल गांधी ने खुद कहा है कि आप सीबीआई है, ईडी और इनकम टैक्स भेजिए, आप सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी भेजिए अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है टेम्पो पर। तो कहीं ना कहीं प्रदीप जी जो कह रहे हैं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। अब मोदी जी ने बोला है, प्रधानमंत्री हैं देश के। सुबह 10 बजे हमने आगे का एजेंडा शो में दिखाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बयान, जरा वो निकाल लेने चाहिए, आगे वो सुना देते हैं दर्शकों को, ताकि वो कंप्लीट पिक्चर जो है वो दर्शकों के सामने आएगी। मैं अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश कर रही हूँ कि जरा वो दिखाइए निकाल कर, तब तक अपनी बात रखिए आप जी। मैं यही कह रहा था कि प्रधानमंत्री ने अगर बोला है, एक तो ये बात तो मेरा जो मानना है, मुझे लगता है कि अडानी अंबानी को लेकर के जितना राहुल गांधी ने हमला किया संसद में, संसद के बाहर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तब, उसके बाद लगातार वो, और 8 मतलब प्रधानमंत्री ने 8 मई को ये बात कही है। हाँ, उस दिन भी एक पब्लिक रैली में उन्होंने ये बोला। तो
मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने चूंकि इतना ज़्यादा वो पब्लिक डोमेन में नाम चिपक गया एक तरह से, तो उसको उन्होंने साफ करने के लिए उन्होंने उसको उलट दिया कि भाई एक राजनीतिक रूप से, एक चुनावी भाषण के रूप में कि आप अब ये आपके साथ इनके रिश्ते हैं, आपके साथ इनका जो है कुछ लेन देन हो रहा है, तो एक तरह से राजनीतिक हमला किया उन्होंने। कांग्रेस वाले हथियार से ही कांग्रेस पर वार किया प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रेम जी, देखिए, हमें लगता है जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी चुप रहे, सिर्फ वो चुप नहीं रहे थे, उन्होंने बल्कि बचाव भी किया था अडानी का। जब जब अडानी का नाम लिया गया, संसद से कार्यवाही से बाहर शब्द, भाई जिसने भी अडानी के खिलाफ बोला उसकी संसद की सदस्यता गई, निलंबन हुआ, सारा कुछ हुआ, यानी वो खड़े थे बचाव में। इसीलिए लोगों को अडानी का नाम लेने की वजह से थोड़ी किसी का निलंबन हुआ संसद से। ये तो विपक्ष के जो सांसद थे उनकी तरफ से आरोप लगाए गए कि साहब ये डर कर, वरना एक्शन तो उन पर दूसरी वजह से हुआ कि आप संसद की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, इस वजह से ऐसे बोले कि चाहे कारण जो भी रहे, लेकिन उन्हीं पर एक्शन हुआ जिसने अडानी के बारे में संसद में बोला। बोलने का तरीका हमने बदला, लेकिन वो जिसने बोला उस पर एक्शन। हाँ, हम दोनों तरह से बोलेंगे बात को, वो रख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आज वो क्यों बोल रहे हैं, लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि आज वो अडानी के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जनता तक ये परसेप्शन चुनाव में चला गया है कि ये अंबानी अडानी की सरकार है। इस परसेप्शन को तोड़ने की आवश्यकता इनको महसूस हो रही है, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला है। और देखा जाए चुनाव में जनता उनकी बात मानती है या इतने दिनों से राहुल गांधी जो समझा रहे हैं उनकी बात मानती है। ये 2014 में जो कहा जाता है कि वो सबसे क्रूशियल फेज मोदी सरकार का था, वो सूट बूट वाली सरकार, वो कहीं ना कहीं चिपक रहा था, इसी वजह से वो भूमि अधिग्रहण बिल जिस पर सरकार ने हाथ पीछे खींचे थे, ये वो वाला मोमेंट आ गया है क्या मोदी सरकार का कि अडानी अंबानी पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर चुनावी सभा में उनका नाम लेकर राहुल पर हमला बोलना पड़ रहा है? मैं थोड़ा अलग देखता हूँ जी। ये क्या है, ये हम 24 को ना देखें, इसको हम 2004 से 14 में देखें। 2004 से 14 तक जो कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार थी, उस समय पर सबसे ज़्यादा चर्चा ये चल रही थी कि सरकार कौन चला रहा, मुकेश अंबानी जी के निर्देशन में सरकार चल रही। तो जो बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि अडानी और अंबानी का संरक्षण मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी ने एक तरह से ये संदेश दिया है कि 4 से 14 के बीच में आपके पास सीबीआई थी, आपके पास ईडी थी, तो आपने ना तो इनका नाम लिया और ना ईडी सीबीआई को इनके पास भेजा। तो उस समय आपका प्रेम क्यों था और आज दुश्मनी क्यों है? तो कुल मिला के मोदी जी का जो इशारा है, तो चाहे आप जनगणना का देखिए 51 से 15 का, और चाहे आप इस वाले मुद्दे को देखिए अडानी और अंबानी का, मोदी जी ने टाइमिंग पे ही सारी बातें कही है। तो 4 से 14 के पीरियड का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे वो उल्लेख कर रहे हैं कि आपका प्रेम था, इसलिए आप कुछ नहीं किए, और क्योंकि आज आप सत्ता पे नहीं है तो आप इनको राजनीतिक टूल बना रहे हैं। आपने टाइमिंग की बात की और हम सब जानते हैं यहाँ पर कि प्रदीप, सर एक सेकंड, प्रदीप जी जो है वो क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन है, और क्रिकेट में एक बल्लेबाज के लिए टाइमिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब अगर गेंद को पहुंचाना है आपको बाउंड्री के पास, तो ये क्या तस्वीर बन रही है? कांग्रेस की पिच भले ही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पिच पर आकर फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप सर, बिल्कुल, देखिए क्रिकेट में ही नहीं, राजनीति में भी टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। आप कौन सी बात किस समय कहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं 2009 के चुनाव का। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, मनमोहन सिंह पर हमला कर रहे थे कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। वो टाइमिंग सही नहीं थी। उस समय मनमोहन सिंह की छवि बहुत अच्छी थी, लाल कृष्ण आडवाणी की छवि उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसका असर नहीं हुआ। लेकिन वही मनमोहन सिंह पर 2014 में नरेंद्र मोदी ने अटैक किया, हाँ। और उसका इम्पैक्ट टाइमिंग। तो आप वो बात है टाइमिंग का। लोहा कब गर्म है, हाँ। तब चोट करेंगे तो लोहा मुड़ेगा, वैसे चोट करते रहिए कुछ नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर। 10 सेकंड जी। मैं ये कह रहा था कि जो शुक्ला जी कहते हैं 2004 से 14 तक, शुक्ला जी की व्याख्या है, अंबानी के बारे में चर्चा थी, लेकिन अडानी तब कहीं सीन में नहीं थे। 2004 से 14 तक अडानी तब गुजरात में सीन में थे, और तब गुजरात में जो केशुभाई पटेल वाला जो ग्रुप अलग हुआ था बीजेपी से, वो आरोप लगाते थे इस बात को लेकर के कि गुजरात में मुद्रा पोर्ट से लेकर सारे पोर्ट जो है जिस तरह से वहाँ राज्य सरकार फेवर कर रही है, तब अडानी गुजरात की राजनीति में उनको भी चर्चा होती थी। केंद्र की राजनीति में अंबानी की चर्चा होती थी, अंबानी भाइयों के झगड़े की चर्चा होती थी, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के झगड़े की चर्चा होती थी, लेकिन सरकार चलाने की भी चर्चा नहीं, सरकार चलाने की चर्चा नहीं होती थी इतनी, जिस तरह ऐसा कोई बीजेपी ने भी कोई खुलेआम आरोप नहीं लगाया था। बात जरा बिहार की करेंगे, जहां तेजस्वी यादव अपने कमर दर्द को चुनावी मौसम में बयां कर रहे हैं लोगों के सामने। सोशल मीडिया पर अब एक
पोस्ट किया है तेजस्वी यादव ने और इसमें वो लिख रहे हैं, असहनीय कमर दर्द के चलते दर्द निवारक इंजेक्शन और दवा लेकर आपके बीच घूम रहा हूं। अगर अभी आपके लिए नहीं लड़ा तो और फिर 5 साल आपको गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी झेलनी पड़ेगी। जब तक युवाओं को नौकरी नहीं दिलवा दूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। चुनाव प्रचार करते हुए ही तेजस्वी यादव की कमर में दर्द हुआ था, जिसके बाद बाकायदा सहारे देकर उनको मंच से नीचे लाया गया था और फिर वो वहां से रवाना हुए थे। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव व्हीलचेयर पर बैठे हुए नजर आने लगे चुनावी सभाओं में और ये बात वो लोगों के सामने रखते रहे कि मुझे डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी गई है कि 3 हफ्ते कम से कम बेड रेस्ट करूं, लेकिन मैं फिर भी इंजेक्शन लगवा कर, दवा खाकर आप लोगों के बीच आ रहा हूं क्योंकि मेरे दर्द से ज्यादा बड़ा आपका दर्द है। ये तेजस्वी यादव का कहना था। तेजस्वी की तकलीफ को लेकर आरजेडी कार्यकर्ता कैसे माहौल बना रहे हैं, इसकी भी एक तस्वीर सामने आई है। हाजीपुर में दिखी है, जहां तेजस्वी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए उनके समर्थक हाजीपुर में मंदिर पहुंच गए हैं। हाजीपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाकर पूजा अर्चना की जा रही है, हवन किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंगल जो इस पूरे मामले को देकर चुनाव में फायदा लेने की कोशिश आरजेडी की तरफ से नजर आ रही है। तो तेजस्वी यादव ये तमाम बातें जो हैं वो अब अपनी सभाओं में भी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट भी किया। इस पर बीजेपी की अब प्रतिक्रिया आ गई है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्ण, कह रहे हैं तेजस्वी जी का ये दर्द राजनीतिक है। 3 चरणों के बाद आरजेडी की कमर टूट चुकी है। वार बीजेपी का तेजस्वी पर, सुनिए। तेजस्वी जी को यह दर्द तो होना ही होना था, लेकिन यह दर्द राजनीतिक होना था। 3 चरणों के चुनाव के बाद बिहार में राजद की कमर टूट चुकी है। फिर से लोकसभा में राजद शून्य ही रहेगा। विपक्ष की कमर टूट चुकी है। विपक्ष के पेट से लेकर के हर जगह राजनीतिक दर्द शुरू हो गया है। आपका ये राजनीतिक दर्द ठीक नहीं होने वाला है। ये राजनीतिक दर्द तो रहेगा ही रहेगा, पर शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी आपको शुभकामना है, मेरी अभिलाषा है। डॉक्टरों की सलाह माने और अब घर में आराम से रहें। तो सुना आपने, बीजेपी कह रही है डॉक्टर्स की सलाह मानिए, घर पर ही बैठ जाइए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने खुद बताया था कि आप डॉक्टर्स ने उन्हें 3 हफ्ते बेड रेस्ट की सलाह दी है, लेकिन तेजस्वी फिर भी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और ये दर्द वाली बात अब इसको जबरदस्त अंदाज में भीड़ के सामने बयां भी कर रहे हैं। और ये नई तस्वीरें भी आ गई प्रदीप जी, वो कार्यकर्ता जो है मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। मतलब वो इमोशनल एंगल ढूंढ लिया चुनाव में, कनेक्ट ढूंढ लिया, लेकिन उसका फायदा कितना मिलेगा ये देखने की बात है। देखिए, इस तरह के मुद्दों पर फायदा उठाना अगर किसी एक नेता को आता है तो ममता बनर्जी, उनका कोई जवाब नहीं है। वो जानती हैं कि कैसे उस नर्व को छूना है, जनता की उस नब्ज को छूना है, हाँ। कि सिंपैथी जनरेट हो। तेजस्वी यादव उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाती। अगर लालू प्रसाद यादव होते तो शायद बेहतर ढंग से कर पाते, लेकिन तेजस्वी यादव का वैसा उस तरह का कनेक्ट जो है, इमोशनल कनेक्ट जो है, पॉलिटिकल तो है। लेकिन आपने जिस तरीके से लालू जी का नाम लिया, अब लालू प्रसाद यादव तो क्योंकि उनकी सेहत अच्छी नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो तो इस वजह से निकल ही नहीं रहे, चुनाव प्रचार उस रूप में कर ही नहीं रहे। और ऐसे में जो कमान संभाले हुआ था तेजस्वी यादव, उनकी कमर में दर्द, वो कमर को लेकर बैठ गए, व्हीलचेयर पर नजर आ रहे हैं। तो इसका प्रभाव चुनाव में आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। एक प्रभाव तो ये पड़ता है कि भाई अगर जो स्टार कैंपेनर है और अगर वो कैंपेन में उसकी उपस्थिति कम हो जाती है तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ता है। कई बार वो जो वोटर तक पहुंचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इसका दूसरा असर भी पड़ता है कि अगर ये संदेश गांव-गांव पहुंच जाए उनके समर्थकों के बीच में, मतदाताओं के बीच में, कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो लगे हुए हैं चुनाव, जो कि तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं यही माहौल बनाने की कि देखिए आपके लिए मैं 5 साल इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि 5 साल के लिए आपको बेरोजगारी में झेलनी पड़े। कमर पे जो बंधी हुई बेल्ट है, बेल्ट भी दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हो सकता है तेजस्वी अगर स्वस्थ होते तो एक दिन में 4 रैली करते, अब शायद 1 कर पाए, 2 कर पाए। तो ऐसे में वो उसकी भरपाई अपने इस चोट का को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करके जनता के बीच ले जाके कर रहे हैं कि मेरी चोट का ध्यान रखिएगा और आप लोग जो है मतलब वो एक सहानुभूति लहर पैदा करने की कोशिश। ये जो आपने एंगल दिया ना, मुझे लगता है इसको जरा सा एक्सप्लोर करना चाहिए प्रेम जी, कि ये दरअसल अपनी जो दर्द है, तकलीफ है, उसको भुनाने की, या फिर एक तरीके से, क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, और अगर बिहार की बात की जाए तो वहां पर प्रचार की कमान किसने संभाली हुई है? तेजस्वी यादव ने संभाली हुई है। नुकसान क्यों किसको होगा? पूरे इंडिया गठबंधन को होगा। तो ये भुनाना या फिर उसकी भरपाई करना, इस तरीके की इमोशनल बातें करके जनता से, मेरा मानना है रोमाना जी की इमोशंस तो पैदा हो जाते हैं माहौल से, और तेजस्वी यादव से ज़्यादा इम्पैक्टफुल नेता आज बिहार में कोई नहीं।
कोई भी उतना मास से कनेक्ट नेता, जो मास अपील जिसके पास है, आज बिहार में कोई नहीं। नीतीश कुमार अपनी आभा खो चुके हैं। बीजेपी ने तो कभी वैसा मास लीडर बिहार में दिया ही नहीं जो ये हो। तो अब जब ये बीमार हैं, तो बीमार होने के बाद इसकी प्रतिक्रिया जब युवाओं में हो रही है, उससे ये इम्पैक्ट हो रहा है। ये बोलेंगे हम बीमार हैं तो उससे नहीं होगा, लेकिन बीमार होके कमर में दर्द के बाद भी जब वो चलते हैं, फिरते हैं और उसमें शामिल होते हैं सभाओं में, तो इम्पैक्ट पैदा होता है। तो ये इम्पैक्ट होगा। अब ये जो जा रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल लोग मूर्ति लेकर के जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये हो सकता है पॉलिटिकल इवेंट, लेकिन उनका कमर में दर्द होना, चलना, बोलना, ये तो इवेंट नहीं है ना, ये तो एक घटना है। जी ठीक है, जल्दी से सर। देखिए, इस समय पर जो संवेदनशील मुद्दे जो आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि जब जब खतरा महसूस होता है तब तब ये इस तरह के स्टंट अपनाए जाते हैं। ममता बनर्जी का भी प्रदीप जी ने उदाहरण दिया तो उसका उनको फ़ायदा हुआ। बारामती सीट पे चुनाव से पहले अपने शरद पवार जी भी एडमिट हो गए थे और नवनीत राणा भी प्लास्टर लगा के घूम रही थी अमरावती में। तो इसलिए ये निश्चित तौर पे कितना प्रभावकारी होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन प्रभाव डालने का एक प्रयास राजनीतिक रूप से अब शुरू हो चुका है ये बीमारी का। बिहार की एक मुंगेर सीट है, वहां पर लग रहा है कि जेडीयू के जो ललन सिंह हैं उनको दवा मिल गई है, और वो दवा है बाहुबली अनंत सिंह, जिनके गुणगान करने में ललन सिंह जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिटिंग एमपी हैं ललन सिंह, एक बार फिर से जेडीयू ने वहीं मुंगेर से उनको चुनाव मैदान में उतारा है, और ऐसा लग रहा है ललन सिंह को कि उनकी राह अनंत सिंह की वजह से आसान होगी। यह पूरा इलाका तो अनंत बाबू का इलाका है। अनंत बाबू न्याय करते थे, तो ये तो उनका इलाका है, और इसीलिए वो छोटे सरकार के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, आज भी है। तो आपने सुना ललन सिंह को किस तरीके से कसीदे पढ़ते हुए अनंत सिंह के लिए। अब ऐसे में सवाल तो यही है कि आगे छोटे सरकार तो ललन की हो जाएगी नैया पार। इस पर भी जवाब दे दीजिए विनोद जी, और आप तेजस्वी यादव की कमर के दर्द को लेकर भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। देखिए, तेजस्वी वाले में खाली इतना कहना चाह रहा था, अभी ममता जी का जिक्र किया ही प्रदीप जी ने। 2016 का चुनाव था तमिलनाडु की विधानसभा का, जयललिता मुख्यमंत्री थी, और जयललिता की तबीयत इतनी खराब थी कि वो व्हील चेयर से ही पूरा कैंपेन कर रही थी, और उनका जो हेलीकॉप्टर था वहीं उतरता था, और उसके बाद कुछ ऐसा टेक्निकल रास्ता बनाया जाता था, व्हील चेयर से ही वो पहुंचती थी मंच पे, और उसका इतना असर हुआ कि उम्मीद थी कि वहाँ डीएमके में सरकार बदलने की हर बार वो रिपीट कर गई चुनाव में। तो इस तरह के इमोशनल कनेक्ट कई बार बन जाते हैं। खाली मैं एक उदाहरण दे रहा था। अब आपको देखना होगा कि इस बार बनेगा या नहीं, लेकिन बिहार के अंदर प्रदीप सर ये बाहुबली फैक्टर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए हैं, और मुंगेर में पत्नी भी उनकी वहां मोकामा से विधायक हैं, वो अब आकर ललन सिंह के लिए खुलकर जिस तरीके से मोर्चा संभाल रही हैं, तो ये बाहुबली फैक्टर बिहार में हाँ बिल्कुल अब काफ़ी प्रभावी है। और इस तरह के लोगों का कोई भी पार्टी जो भी इस्तेमाल करे, अभी जेडीयू कर रही है, एनडीए कर रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप मानते हैं कि आपको जन समर्थन है, आपके साथ लोग हैं, उसके बाद आपको इस तरह के तत्वों की अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब अंदर से आप कहीं से कमज़ोर ज़रूर हैं। तो ये कमज़ोरी का लक्षण है, बाहुबलियों का इस्तेमाल, बाहुबलियों का समर्थन लेना। ये कमजोरी का लक्षण है या फिर बाहुबली की काट में एक बाहुबली? क्योंकि आरजेडी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो भी तो बाहुबली की पत्नी है, जिनको वहां पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो उनका काउंटर करने के लिए जेडीयू की तरफ से दूसरे बाहुबली का सहारा लिया जा रहा है। बिहार की राजनीति में और उत्तर प्रदेश, खासकर पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबलियों की भूमिका हमेशा रही है, और वो बाहुबली हम लोगों के लिए यहाँ तो बाहुबली होते हैं देश में, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने आधार वर्ग के बीच में वो रॉबिन हुड वाली छवि उनकी होती है, और उनका एक असर होता है। तो अनंत सिंह उसी तरीके से बाहुबली हैं, कभी शाहबुद्दीन हुआ करते थे, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, ये सारे तमाम बड़े नाम हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नाम, अभी मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, वो भी बाहुबली। तो ये जो है धनंजय सिंह का जरा, ये नीलम देवी जीती थी, और नीलम देवी माफ कीजिएगा हारी थी 2019 में, इन्हीं ललन सिंह से हारी थी, और नीलम देवी इन्हीं बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है, जो इस बार चुनाव मैदान में ललन सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो दिलचस्प प्रेम जी समीकरण। देखिए, वहाँ जाति फैक्टर है, और ये दोनों भूमिहार जाति से एक साथ इकट्ठे हैं, तो लड़ाई तगड़ी है। और ये फैक्टर जो आप बोल रहे हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे आज एक साथ दिख रहे हैं, ये फैक्टर भी है। तो हमें लगता है कि ये जो इलाका है जो भूमिहार बहुल भी है,
लेकिन दूसरी तरफ में जो गोलबंदी है वो गोलबंदी भी जातीय आधार पर ही है। इसलिए ये इलाका, ये जो चुनाव है बहुत दिलचस्प है। लेकिन सर बहुत सही बात आपने पकड़ी है, और इसीलिए यहाँ जो लड़ाई हो रही है मुंगेर में, वो दो बाहुबली जरूर हैं, लेकिन एक तरफ भूमिहार बाहुबली है और दूसरी तरफ वो जो अनीता देवी हैं वो पिछड़ा बाहुबली की पत्नी है। तो यहाँ पर भी बाहुबलियों में भी वो जाति वाला फैक्टर यहाँ मुंगेर में आ रहा है। देखिए, जातिगत फैक्टर है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ललन सिंह इस समय पर राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि जब जदयू को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना था, उस समय पर इनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा था कि ये जेडीयू को तोड़ के आरजेडी की सरकार बनवाना चाहते हैं। उसके बाद से ये नीतीश कुमार की नज़र में नीचे चले गए। तो आज ये स्थितियां हैं कि जेडीयू में इनके साथ कमोबेश कोई खड़ा नहीं है, और ऐसी स्थितियों में यदि आपको टिकट मिल गई और चुनाव जीतना है तो आपको कोई न कोई एक बड़ा सहारे की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए वो अनंत सिंह का सहारा दे। बिल्कुल, बैसाखी की जरूरत नजर आ रही थी ललन सिंह को मुंगेर में, और इसीलिए वो बैसाखी बनते हुए बाहुबली अनंत सिंह फिलहाल ललन सिंह की नजर आ रहे हैं। कामयाब होंगे या नहीं? लोकसभा चुनाव में मतदान का सिलसिला जारी है। 3 चरण वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब चौथे चरण में तेलंगाना में भी वोट डाले जाएंगे। 13 मई को वोटिंग होगी। तेलंगाना में आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए जरा। राज्य में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हमारे साथ हैं, स्टार कैंपेनर भी हैं। सर, 100 दिन पूरा किया आपकी सरकार ने, उसके बाद चुनाव आ गया। देश में अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार 3 राज्यों में है। क्या आपके ऊपर यहाँ पर ज़्यादा सीटें जीतने का दबाव है? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विन 14 सीट्स। आवर टारगेट इज़ 14 सीट्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रदेश से हम सीट देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा वादा है कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने का, इसीलिए हम लोग बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता। चुनाव में आप प्रचार की बात कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से उनके स्टार कैंपेनर्स बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुस्लिम रिजर्वेशन के ख़त्म होने की, ये भी आरोप लगाते हैं कांग्रेस ओबीसी रिजर्वेशन छीन कर मुस्लिमों को रिजर्वेशन देगी। ये सब जो चल रहा है, पाकिस्तान की बात हो रही है, इसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? 70 साल से SC, ST, BC माइनॉरिटी रिजर्वेशन हम दिया हुआ है। अगर हम लोग BC का या SC, ST रिजर्वेशन छीन लेके माइनॉरिटी को देना है तो 70 साल में क्यों नहीं किए? तो ये आरोप के लिए कर रहा है। दूसरी बात रहा RSS के एजेंडा है संविधान को बदलने का और रिजर्वेशन आरक्षण को रद्द करने का। तो वो मुद्दा जब चर्चा पे आ गया, डिफेंस गेम में वो लोग ऑफेंसिव स्टेटमेंट देते जा रहा है। तो इसीलिए मैं साफ सवाल करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से। 1881 ब्रिटिशर्स ने सेंसेक्स का शुरू किए। हर 10 साल देश में जनता को गिनकर कितना आबादी है बोलने में लग गए। तो 140 ईयर्स बिफोर डेमोक्रेसी, आफ्टर डेमोक्रेसी ऑल्सो गवर्नमेंट्स ये जिम्मेदारी उठाए। मगर 2021 में नरेंद्र मोदी जी आबादी गिनना छोड़ दिए। क्यों? इसका मतलब क्या है? आज तक भी जवाब नहीं है। और BC कास्ट सेंसेक्स का भी हम डिमांड कर रहा है, उसके लिए भी कुछ जवाब नहीं है। और 50% रिजर्वेशन का जो कैप है वो निकालने के लिए हम लोग बात कह चुके हैं, उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं है। तो जिम्मेदारी आदमी, कभी विपक्ष ने कुछ सवाल किए तो जवाब देना भी उनका जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, इसीलिए वो लोग संविधान को बदलने के लिए 400 सीट मांग रहा है 2/3 मेजॉरिटी के लिए। और प्रदेशों में भी 8 प्रदेशों में अपोजिशन सरकार को गिरा दे के खुद के सरकार बने, क्योंकि मोर देन 50% असेंबली हैज़ टू अप्रूव दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो वो लोग पूरा तैयारी कर रहा है।